हेलो दोस्तों, कोर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। गुड गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज मैं न्यू वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर सेल है। तो आप लोग कोशिका चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोग को जो बीपीएससी एग्जाम दे रही है, तो उनके अनुसार आप लोग को क्या क्या एज ए शॉर्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं, जहां से आप लोग को क्वेश्चन आप लोग यहाँ से एकदम सॉल्व आउट जरूर करेंगे। तो मैंने 5 लेक्चर सोलर सिस्टम ज्योग्राफी से एक चैप्टर उठाया था सोलर सिस्टम का, जो कि 5 लेक्चर उसमें दिया है। तो आप लोग को वहां से सारा कंटेंट जरूर मिलेगा, आप लोग वहां से जरूर देख लें। तो आज हम लोग इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर सपोर्ट करेंगे। आप लोग को यह कंटेंट बहुत अच्छी समझ में आएगी और आप लोग के लिए बेनिफिशियल जरूर होगी। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहें, और चैनल पे आप लोग नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आप लोग का टॉपिक है क्या है, सेल। तो जो भी ये चैप्टर ये सेल, तो हम लोग पहले सेल को जानेंगे, क्या होता है नहीं होता है। सेल के बारे में तो जानना जरूरी है। तो उससे पहले हम लोग बायोलॉजी को समझते हैं। हम लोग क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी को समझना जरूरी है। तो देखिए जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, जो जीवन और जीवित जीवों के अध्ययन से संबंधित है। ये हमारे जीवन और उनके जीवित जीवों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। यानी पौधा, जानवर और जानवर, इसे दो भागों में वर्गीकृत किया है, वनस्पति और प्राणी शास्त्र। मतलब कि हम इसे दो भाग में करते हैं, जैसे कि हम लोग जूलॉजी और बॉटनी में कन्वर्ट इसे विभाजित करते हैं, ठीक है। देखिए पौधे के अध्ययन को बॉटनी और जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग पौधे के यदि अध्ययन करते हैं तो आप लोग बॉटनी पढ़ते हैं तो उन्हें बॉटनी कहा जाता है। यदि आप लोग एनिमल का यदि आप लोग अध्ययन करते हैं, उन्हें हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो हम लोग जूलॉजी और बॉटनी एक बायोलॉजी का दो विभाजित रूप है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में हम लोग को दोनों पढ़ना है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी का समाहित रूप या सम्मिलित रूप या सामूहिक रूप को ही तो बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविरनेस द्वारा गढ़ा गया, ठीक है। तो लेमार्क और ट्रेविरनेस के द्वारा गढ़ा गया है। आगे देखिए किसके द्वारा गढ़ा गया है। बायोलॉजी आप लोग देख चुके, और किन्हें कहते हैं और बायोलॉजी में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। तो आप लोग को ये चीज आप लोग को पता हो गई। अब हम लोग देखिए देखते हैं पौधे और जीवन के पौधे और पौधे और जानवरों के जीवन के बारे में पहली बार आपने विचार देने वाले वैज्ञानिक थे अरस्तु। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पौधे और जानवरों के जीवन के बारे में पहली बार जो विचार दिए थे वो कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु ने ही पहली बार जो कि पौधे और हमारे जीव जंतु, हम लोग भी क्या है एक जीव जंतु के ही, जानवर के ही हम लोग एक समकक्ष, एक इवोल्यूशन के कारण हम लोग आगे बढ़े हैं, तो हम लोग एक मानव में तब्दील हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानवर के ही एक अंश से हैं। तो आगे देखिए, तो इनका जो पहला जो वैज्ञानिक थे जो इनके बारे में बताए थे, तो ये अरस्तु थे। इसलिए उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। तो आप लोग याद रखना है, इन्हें जूलॉजी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्हें जियोलॉजी के पिता, जूलॉजी जो है, तो हम लोग जूलॉजी जो पढ़ते हैं, देखिए जूलॉजी जो पढ़ते हैं हम लोग, उनके पिता किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है। तो जूलॉजी हम लोग जो जूलॉजी, ये जूलॉजी इन्हें कहते हैं बॉटनी। ये दो प्रकार से हम लोग के जो पूरे हमारे बायोलॉजी के भाग हैं, तो ये दोनों का सम्मिलित रूप है, जिसमें कि एक में जानवरों का अध्ययन किया जाता है और एक में प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि पेड़ पौधे पादप के अध्ययन किए जाते हैं, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को जनक कहा जाता है। अब देखिए थ्रियोप्रेस्टस को जनक कहा जाता है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं कोशिका। अब हम लोग कोशिका को देखते हैं कि कोशिका क्या होती है नहीं होती है। अब हम लोग इनके बारे में जरूर जानेंगे। देखिए क्या होती है, कोशिका को जानते हैं। कोशिका सभी ज्ञातों सजीवों के बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। जितने भी सजीव हैं उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है, यूनिट है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, एक बेसिक यूनिट है।
तो बेसिक यूनिट को ही हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। ये जीवन की एक छोटी इकाई है, जैसा कि मैंने बताया बेसिक यूनिट है, एक जीवन हमारे पूरे जीवन की एक छोटी इकाई सेल ही है, ठीक है। और अक्सर इसे जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है, तो अक्सर इसे जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहला जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो कोशिका का खोज किया गया, तो किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका का जो खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि 1665 ईस्वी में किया था। और यह मृत कोशिका को खोजा था। और उसके बाद जो 1774 ईस्वी में आप लोग को ल्यूवेन हुक जो थे, वो हमारे जीवित कोशिका का खोज किए थे। और ये रॉबर्ट जो उसके बाद देखिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो हमारा जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो सारे चीज क्या चीज से मिलकर बने? जीवधारी कोशिका से मिलकर बने। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया, जैसा कि मैंने बताया भी आपको। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। तो आप लोग को यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। या कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखनी है। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो इनको साइटोलॉजी मतलब कि क्या कहते हैं? सेल का अध्ययन कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग मतलब कि कोशिका के अध्ययन जो करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो किन्हें कहते हैं हम लोग? हम कहते हैं रॉबर्ट हुक को, ठीक है। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि मृत कोशिकाओं को आप लोग क्या कहेंगे? नेफ्रोसिस कहेंगे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों को एक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में लिखी है, ठीक है। उन्होंने वर्णन किया उनका, ठीक है। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि किन्होंने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन लिखे। और इसमें क्या? इसमें उन्होंने कोशिका संबंधित बातों का वर्णन किया है, ठीक है। सर्वप्रथम जो कोशिका, एक जीवित कोशिका का खोज मैंने बताया अभी 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया। इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहते हैं? हम लोग एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में, रॉबर्ट हुक यदि पूछा जाए तो वो मृत कोशिका का खोज किए थे। और इन्हें क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी। और यदि आप लोग को जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था, जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना है, ठीक है। तो इन्होंने दिया, स्लाइडेन और स्वान जो थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत यदि पूछा जाए तो आप लोग को बताना है कि स्लाइडेन और स्वान ने दिया, ठीक है। और कहा जाता है कि शरीर कोशिकाओं का बना, अतः कोशिका शरीर की छोटी इकाई है, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। तो सबसे छोटी जो कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, जिन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग है। तो आप लोग को, जैसा कि मैंने शुतुरमुर्ग का अंडा, सॉरी, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सेल ऑफ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। तो आप लोग शुतुरमुर्ग का अंडा को हम लोग क्या कहते हैं? पूरी कोशिकाओं का सबसे बड़ी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका किन्हें कहते हैं? तो सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र, मतलब स्नायु तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है, तंत्रिका, कोशिका तंत्र। कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जिन्हें स्नायु तंत्र भी कहते हैं। और ये सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट यदि बोला जाए, ऐसा नहीं कि बड़ा, आप लोग को लॉन्गेस्ट और बड़ा में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यदि बड़ा बोला जाए तो ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। और यदि लॉन्गेस्ट बोला जाए, तो लंबा यदि बोला जाए, तो सेल सबसे कौन सा है? स्नायु तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कोशिका मानव में सबसे बड़ी ओवम है। यदि मानव में पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो हमारा ओवम जो है, फीमेल में यदि पाया जाता है ये ओवम। तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ओवम जो होती है, आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में यदि पढ़ेंगे तो ओवम के बारे में जरूर जानेंगे। तो ओवम को सबसे, यदि मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवम। तो आगे चलते हैं हम लोग। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? ये मेल में होता है, जो कि स्पर्म कहा जाता है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में शुक्राणु है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा एसिटा बुलेरिया, जो कि 10 सेंटीमीटर और एनीमा एनीमा है, ठीक है। अमीबा 1 mm का होता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा जो है एसिटा बुलेरिया, जो 10
सेंटीमीटर का और एनीमा, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है तंत्रिका कोशिका मतलब कि हम अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। जिसकी देखिए हमारे शरीर में जो सेल जो डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो ये जो है तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। मतलब कि हमारे ब्रेन में जो सेल डिवीजन का कार्य होता है नहीं होता है, विभाजन का कार्य नहीं होता है, कोशिका विभाजन का कार्य नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि क्षतिग्रस्त हो जाती है कोशिका तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। और इसी कारण से सर में चोट लगने के कारण शीघ्र मृत्यु हो जाती है। बोलते हैं ना कि हमारे ब्रेन में यदि चोट लगी है तो मृत्यु हो गई। क्यों तुरंत मृत्यु हो जाती है? क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन वहां पे नहीं कर पाता, सेल वहां पे फॉर्मेशन, सेल डिवाइड होके नहीं फॉर्म कर पाता, ठीक है। सबसे तेजी से कोशिका जो हमारा विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो लीवर में होता है सबसे जल्दी, एकदम सबसे तेज। यदि आपको लीवर में यदि कोई चोट भी लग गई है, यदि कहीं कट गया, तो वो सेल डिवीजन होते रहेगा, वहां पे फिर से वह बन जाएगा। क्षतिग्रस्त कोशिका स्वतः ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर मतलब कि जिगर ये यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। तो आप लोग को यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए कोशिका जो है हमारे दो प्रकार की होती है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकेरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो आप लोग को यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में चलेंगे। देखिए जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जो है, इनमें कोशिकाएं के सभी अंग नहीं पाए जाते। इसमें है ना, जो जो भी हमारे कोशिका है उनके सभी अंग नहीं पाए जाते, लेकिन यूकेरियोटिक में सारे अंग उनमें पाए जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है किनमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में जो हमारे कोशिका है, कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, तो आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, इसे प्राइमरी सेल भी कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, प्राइमरी सेल हमारा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम और 70s पाई, जो हमारा राइबोसोम का जो राइबोसोम होते हैं वो 70s, यहाँ पे देखिए 70s राइबोसोम जो है। अब आगे आप लोग को बताया जाएगा कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो जो राइबोसोम है, राइबोसोम करते क्या है कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का जो निर्माण करते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70s होते हैं, एक 80s होते हैं। तो 70s जो होते हैं हमारे ये प्रोकैरियोटिक में, तो और यूकैरियोटिक में जो हमारे होते हैं वो क्या चीज होते हैं? 80s पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोम होंगे प्रोकैरियोटिक में वो 70s पाया जाता है कि, और ये एस का मतलब आप लोग को ध्यान में रखना है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है एस यहाँ जो लिखा है 70s, एस का मतलब ही होता है कि आप लोग को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। और यस ये छोटा होता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। वही आप लोग का यूकैरियोटिक जो होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें देखिए जो न्यूक्लियस पर एक इन्वेलप होता है, इन्वेलप जानते हैं आप लोग, कहीं शादी में, अभी शादी का लग्न चल रहा है, तो आप लोग जानते होंगे कि यदि आप लोग को कुछ भेंट देना होता है तो आप लोग इन्वेलप में करके कुछ राशि या कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इन्वेलप में करके देते हैं। तो ये आप लोग को इन्वेलप उसी प्रकार से होता है। तो हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रिका होते हैं, जो न्यूक्लियस में एक इन्वेलप नहीं पाया जाता है, इन पे एक लेयर नहीं पाया जाता है। तो लेकिन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो इन्वेलप पाया जाता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना, श्वसन जो है जीव द्रव मतलब कि प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव के द्वारा होता है, वही श्वसन जो है इसमें हमारे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकोजन भित्ति होती है, और इसमें जो होती है सेल जो होती है इसमें, उसमें भित्ति होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है, और इसमें जो होती है सेल सेलुलोज का होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये देखिए इसमें से इनका जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो है वोक्यूल जो बड़ा होता है, इनका वोक्यूल जो होता है, राजधानी जो होता है इनका बड़ा होता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। आप लोग को ध्यान में रखना है कि जंतु कोशिका और आप लोग का प्लांट कोशिका में जो पादप कोशिका है उनमें देखिए जो जंतु की जो कोशिका होती है वो गोल होती है, और वहीं प्लांट कोशिका की चौकोर होती है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा यूकैरियोटिक के सबसे बड़ा अंग यदि पूछा जाए तो इन्हें केंद्रक होता है, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया इसमें एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, मैंने बताया अभी। और इनके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है, तो सबसे बड़ा अंग यदि पूछा जाए तो प्लास्टिड होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कोशिका, ठीक है। कोशिका के अब हम लोग भाग को पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग यदि देखें, अभी तक आप लोगों ने दो पार्ट पढ़े, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उन दोनों का कहीं न कहीं इनके भाग से रिलेशन है। फिर आप ये लोग यदि इनको समझ जाएँगे तो वहाँ आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, यह विशिष्ट कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। यह विशिष्ट कोशिका में कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग पहले प्रोटोप्लाज्म को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को पढ़ते हैं। यह प्लाज्मा, देखिए इसमें 90% जो होता है आप लोग को इसमें द्रव्य ही होता है, ठीक है। कहीं न कहीं इसमें द्रव्य जो होता है, यह पूरे मतलब कि कहा जाए तो पूरे सेल का, पूरे एक ये जीव का एक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही एक मतलब कि बेसिक माना जाए तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो तरल होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा पूरी कोशिका जीवित रहती है। ये जीव द्रव्य के कारण प्रोटोप्लाज्म, देखिए यह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद जीवित तरल पाए जाते हैं, तो ये एक जीवित तरल पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली के बाहर मौजूद द्रव साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि केंद्रक झिल्ली के बाहर जो झिल्ली के बाहर मौजूद द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप लोग को ध्यान में रखना है। और परमाणु झिल्ली के अंदर मौजूद द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जो बाहर रहते हैं उसको साइटोप्लाज्म कह देते हैं और अंदर जो रहते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ड्यूटोप्लाज्म कोशिका का निर्जीव पदार्थ होता है। ड्यूटोप्लाज्म यदि कहा जाए, देखिए साइटोप्लाज्म जो होते हैं हमारे झिल्ली के बाहर वाले मौजूद द्रव होते हैं और वहीं परमाणु झिल्ली जो होते हैं वो हमारे जो न्यूक्लियो प्लाज्म है उसके अंदर वाले अंदर जो मौजूद द्रव होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेल वॉल को जानेंगे। सेल वॉल को जानेंगे, यह पौधे का कोशिकाओं, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और कुछ आर्किया में मौजूद होती है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होती है उनमें मौजूद होती है। यह पौधों में सेलुलोज और कवक में काइटिन से बना होता है, ठीक है। और यह इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं का आकार या दृढ़ता प्रदान करना, ठीक। आप लोग यहाँ से देखिए, यह पौधों में सेलुलोज और कवक में काइटिन से बना होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये जड़ है जो उसको आप लोग नहीं लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग नोट्स बनाते जाएँ। नोट्स बनाएँगे तो आप लोग का कांसेप्ट बनेगा और उसी से आप लोग याद भी हो जाएगा। आप लोग को याद एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें। आप लोग यदि नोट्स बनाएँगे तो उनसे आप लोग का क्या होगा कि आप लोग जब भी कभी आप लोग भूल भी जाते हैं कोई टॉपिक, तो आप लोग उनको उल्टाएँगे तो आप लोग को डायरेक्ट समझ में आएगी, ठीक है? तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, ठीक है? प्लाज्मा झिल्ली, हम लोग प्लाज्मा झिल्ली को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जानेंगे कि कोशिका एक पतली झिल्ली से घिरी होती है। जितनी भी कोशिका है, एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्लेमा कहते हैं। तो हम लोग जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्लेमा कहते हैं। यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड अणुओं से बना होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो प्लाज्लेमा है क्या चीज़ से बना होता है कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना होता है, उनके अणुओं से बना होता है, ठीक है। ये लोचदार, सजीव और चुनिंदा पारगम्य है, यानी विभिन्न पदार्थों के लिए मार्ग प्रदान करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक प्रकार का, ये देखिए पासेस आउट करता है किसी भी चीज़ को। देखिए जो हमारे सेल में जो है, सेल में क्या होते हैं, इनमें कहीं न कहीं बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो पास करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारे एकदम पदार्थ हैं, इनसे चुनिंदा एकदम सेलेक्टेड जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनसे पास आउट होते हैं, ठीक है? आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग यहाँ तक देखिए, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य भी पढ़ लिए, सेल वॉल पढ़ लिए और उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था अल्टमैन ने किया था, जो कि 1880 ईस्वी में किए थे। और इन्हें जो कहा जाता है, आप लोग जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इनमें ये होता है दोस्तों कि इनमें एक क्रेब साइकिल चलता है जो कि श्वसन की क्रिया होती है और इनमें एटीपी का जो निर्माण होता है। एटीपी का जो एटीपी, यहाँ पे एटीपी का जो मैं बोल रहा हूँ उनका मतलब क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप लोग को याद रखना है, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप लोग कहीं हो तो लिख लें। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एटीपी का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप उनमें ऊर्जा
ऊर्जा विसर्जित होती है, ठीक है। देखिए आगे देखते मैं बता रहा हूँ। देखिए पॉइंट्स क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए इसका खोज 1880 में आर अल्टमैन द्वारा की गई थी। मैंने बताया आप लोग को कि अल्टमैन के द्वारा खोज माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द बेल बेंडा द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। आप लोग को ध्यान में कार्ल बेंडा द्वारा इनका जो नामकरण कहीं न कहीं किया गया था, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना शब्द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किन्होंने कहा, कार्ल बेंडा द्वारा गढ़ा गया। यह एक दोहरी झिल्ली घेरा है, यह एक दोहरी झिल्ली घेरा है, मतलब देख रहे हैं कहीं न कहीं एक इस प्रकार से ये एकदम जो सेल बना हुआ है आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए भीतरी झिल्ली में कई तरह तह तहें होती हैं, मतलब कि कहीं मतलब कि गड्ढे होते हैं, कहीं अंदर-अंदर पार्ट होते हैं, ठीक है? जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। आप लोग देखिए क्रिस्टी कहाँ है? क्रिस्टी, ये देखिए क्रिस्टी जंक्शन, फोटो में देख रहे हैं क्रिस्टी जंक्शन। यहाँ पर देखिए तहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है देखिए, इस प्रकार से जब मूव हो रहा है एक मिनट, देखिए, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बन रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला भाग ये देखिए, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, इनके अंदर तहें होती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये सारी जगह यहाँ पे बने हुए हैं, तो इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है और तरल पदार्थ मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे इनमें तरल पदार्थ होते हैं जिन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि क्रिस्टी किन्हें कहा जाता है और मैट्रिक्स किन्हें कहा जाता है। तरल पदार्थ जो होते हैं उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए तरल पदार्थ मैट्रिक्स कहा जाता है, इंटीरियर पर मौजूद होता है, इनके इंटीरियर इनके बीच में मौजूद होता है, जो तहें होती हैं इनके बीच में जो जगहें होती है जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, उनके बीच में एक मैट्रिक्स होती है, तरल पदार्थ होते हैं। और इनमें कई एंजाइम और को एंजाइम होते हैं, और इनमें जो है बहुत सारे एंजाइम और को एंजाइम होते हैं। यह एक अर्ध स्वायत्त अपनी प्रतियां बना सकता है, मतलब ठीक है, अंगक है। और इसे कोशिका का शक्ति पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इनमें ईंधन का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण आपको जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप लोग का श्वसन होता है, तो श्वसन होने के कारण जब ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन जब क्या करते हैं, ऑक्सीकरण होने के कारण ऑक्सीडेशन होने के कारण, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी एटीपी का फॉर्म होता है। एटीपी का जो फॉर्म होगा तो वही रिलीज करेगा एनर्जी को, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना, इसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा निकलती है, जो कि ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचरित होती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है यही ऊर्जा को, ठीक है। तो एड्रोनोसिन एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखनी है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए इसका खोज मैंने बताया कि अल्टमैन द्वारा किया, और इसके जो ऑक्सीशोषण होती है, जो ऑक्सीशोषण होता है इसके कारण से क्या होती है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होने के कारण यहाँ पे ऊर्जा संग्रहित होती है, और ऊर्जा जो निकलती है इनमें हमेशा क्रेब साइकिल चलते रहता है। ये जो क्रेब साइकिल चलता है क्रिस्टी क्रिस्टी में चलते रहता है, क्रेब साइकिल चलने के कारण यहाँ पे ऑक्सीशोषण होती है, ठीक है। क्रेब साइकिल चलने के बाद यहाँ ऑक्सीशोषण होती है, और यह ऑक्सीशोषण बहुत सारे जो हमारे क्रिस्टी हैं, जो हमारे क्रिस्टी हैं, क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स होते हैं, इनमें द्रव पाया जाता है और इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिस कारण से यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख लिए, और इन्हीं ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो आप लोग को ध्यान में रखना है इसके आंतरिक जो इनर आप लोग का इनर वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी जो यही क्रिस्टी यहाँ पर इन्हें क्रिस्टी कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है, आप लोग भूलेंगे नहीं, आप लोग ध्यान में रखेंगे क्रिस्टी किया जाता है। इनके जो तहे हैं, इनके दीवालें हैं, तो आप लोग को जो इनका जो एक गैप बनता है उनकी दीवालों पे, तो वो उन्हें ही हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी को हम लोग देखेंगे अब। गोल्जी बॉडी देखिए, इन्हीं गोल्जी apparatus भी कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि गोल्जी apparatus भी इन्हीं कहा जाता है। देखिए गोल्जी बॉडी इनका खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए कैमिलो गोल्जी यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात का सहायक। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि गोल्जी बॉडी एक जो भी जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, इनको एक यातायात का साधन के रूप में कार्य करता है। यह थैली जैसी चपटी संरचनाओं से बना होता है, और स्राव परिवहन और एक्रोसोम गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। परिवहन में जैसा कि मैंने बताया, और स्राव में एक्रोसोम के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आप लोग गोल्जी बॉडी देख लिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो
प्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, इसका खोज जो के आर पॉटर ने किया था, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि के आर पॉटर ने इनके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ठीक है, और जो यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इन्हें कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसे आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। इनर जो स्ट्रक्चर जो भी है, इनको आंतरिक कंकाल, जो हमारे शरीर में कंकाल है। ठीक है, ठीक है, हमारे जो स्कल है, हमारे जो जो भी हमारे अंदर जो बोन्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी को एक स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कंकाल बना रहे, हमारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारे बॉडी का। तो उन्हीं तो हमारे जो जो भी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ईआर भी लिखते हैं। आप लोग कहीं कहीं देखेंगे ईआर भी लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आंतरिक कंकाल भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इनका जो खोज कौन किया था, के आर पॉटर ने किया था। आप लोग को ध्यान में रखना है। इन खोखली झिल्लीदार प्रणाली होती है, इनमें राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इनमें राइबोसोम होते हैं। इस प्रकार जो होते हैं, जो या रफ राइबोसोम कहा जाता है, जिसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार से होते हैं। एक रफ होता है, एक हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दो प्रकार के हमारे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो दो प्रकार में होते हैं। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जो हमारे रफ वाले पार्ट होते हैं, जो हमारे रफ वाले पार्ट होते हैं, ये जो देख रहे हैं, ये रफ वाले पार्ट है। ठीक है, ये रफ वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे, इनमें राइबोसोम की कारण होता है। ये राइबोसोम इनमें पाया जाता है। देखिए जैसा कह रहा है, इनमें रफ, देखिए इस प्रकार रफ कहा जाता है। यहाँ कोई राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, या देखिए यदि कोई राइबोसोम नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मतलब मैंने बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग है, जिससे एक भाग में क्या होता है कि एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक भाग में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो रफ वाले में, उसमें क्या होता है कि उनमें राइबोसोम की मात्रा पाई जाती है, उसमें राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम जो, अब राइबोसोम के बारे में जरूर जानेंगे। देखिए आगे, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण का साइट है। तो आप लोग ध्यान में रखना है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, जबकि सूक्ष्म जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो स्टेरॉयड और डीऑक्सीफिकेशन के संश्लेषण का साइट है। तो आप लोग को स्टेरॉयड और डी डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के संश्लेषण का साइट है। आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप लोग को याद रखनी है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या चीज का, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और वहीं जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करते हैं, स्टेरॉयड और डीऑक्सीफिकेशन का संश्लेषण का साइट है। तो आप लोग को ये पॉइंट एकदम याद रखनी है। ठीक है, अब राइबोसोम का देखिए, राइबोसोम का जो खोज किया था, उन्हें जेई पैलेड कहते हैं। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था, तो उनका नाम है जीई पैलेड। ठीक है, जीई पैलेड ने थे। ये छोटे एक गैर झिल्लीदार जो होते हैं, गैर झिल्लीदार कण होते हैं, जो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70s के प्रकार पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो राइबोसोम होते हैं, वो 70s दो प्रकार के होते हैं, एक 70s होते हैं और 80s। तो 70s जो होते हैं राइबोसोम, वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80s जो होते हैं यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कहीं ना कहीं देखिए प्लांट का होता है जी, और प्लांट में होते हैं यूकैरियोटिक। एनिमल्स जितने भी हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, वो सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक। तो कहा जाएगा कि यदि एक मानव शरीर है, तो उनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो कितने, तो 80s का राइबोसोम प्रकार के पाए जाते हैं। 80s प्रकार के राइबोसोम है। ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण यहाँ से होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते देखेंगे कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को समझते हैं हम लोग। लाइसोसोम को क्या कहेंगे, तो इनको जो क्या कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। आगे देखिए, इनका जो जो भी खोज किए थे, इनका जो थे, डी डुबे ने किए थे। ठीक है, डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किए थे। ठीक है, देखिए आगे, पेन, देखिए लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये एंजाइम अम्लीय है, मतलब 5 पीएच इसका वैल्यू जो है 5 होती है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ये जो एंजाइम होती है, उनकी पीएच वैल्यू यदि पूछा जाए, तो इनकी पीएच वैल्यू 5 होती है, क्योंकि ये अम्लीय होती है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करती है। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करती है। अब देखिए, अब हमारे शरीर में भी, तो पूरे यदि शरीर में देखा जाए,
तो कहीं न कहीं पाचन का कार्य हमारा डाइजेशन जो होता है अलग-अलग पार्ट से होते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से सेल में भी पाचन का कार्य होता है, ठीक है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पाचन का कार्य भी करता है, ठीक है? लाइसोसोम लाइसोसोम कार्सिनोजेनेसिस की मदद करता है, ठीक है? देखिए लाइसोसोम कार्सिनोजेनेसिस में मदद है, यानी देखिए मदद करता है यानी एक समान कोशिका को कैंसर वाले जीन में बदलने में, ठीक है? तो आप लोग को ध्यान में रखना है जेनेसिस जो है कार्सिनोजेनेसिस सॉरी लाइसोसोम जो कार्सिनोजेनेसिस में मदद करता है यानी एक सामान्यतः कोशिका को उनके जो कैंसर वाले जीन में बदलने में ऐसा कौन सा जो कोशिका का भाग है कहा जाएगा आप लोगों को कि जो समान कोशिका को कैंसर वाले कोशिका में बदलने में मदद करता है ये तो उसको आप लोग बताएंगे कि लाइसोसोम है तो लाइसोसोम ही ऐसा कार्य करता है ठीक है कोशिका के अंदर कई अंग काम नहीं करता है ठीक है कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है ठीक है तो आप लोग को ध्यान में रखना है यदि कोई अंग यदि देखिए कोशिका के अंदर ये होता है कि बहुत सारे पार्ट होते हैं ठीक है हम लोग जितने भी भाग पढ़ रहे हैं यदि देखिए मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर रही है गोल्जी बॉडी अपना काम नहीं कर रही तो उन्हें क्या करता है लाइसोसोम उन्हें नष्ट कर देता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लाइसोसोम उन्हें क्या करते हैं नष्ट कर देते हैं इससे देखिए जब यह पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है ये खुद पे खुद अपना ब्लास्ट कर जाता है कट जाता है जिनसे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है देखिए जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है जब कोई भी कार्य नहीं करती जब पूरी कोशिका एकदम मतलब कहीं ना कहीं यदि वो सेल डेड हो जाता है सेल कहीं ना कहीं उनके जो भाग होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं तो ये क्या करती है खुद से कट जाती है और उन्हें पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है जिन्हें अतः इन्हें कभी कभी कोशिका के आत्मघात बैग भी कहा जाता है तो आप लोग को कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है ठीक है आत्मघाती बैग कहा जाता है तो इन कोशिका को आत्मघाती बैग मतलब कि आप लोग को याद रखना है कि इसे आत्मघाती मतलब सुसाइडल बैग भी कहा जाता है तो आप लोग को याद रखना है ठीक है इस एटम बम भी कहा जाता है ऐसा कौन सा सेल है जो सेल का भाग है जो कि एटम बम का नाम से प्रचलित है तो लाइसोसोम ही है जो कि सुसाइडल बैग भी इन्हें कहा जाता है सुसाइडल बैग अतः खुद ब्लास्ट होने के कारण यह क्या होते हैं मतलब कि पूरे कोशिका को नष्ट कर देते हैं यदि कोई नहीं काम करता है तो इनका खोज डीडूबे ने किया था ठीक है और इनका जो भी लिक्विड इनके अंदर तरल पदार्थ पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं इनका पीएच वैल्यू 5 होती है ठीक है आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ठीक है तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आरबीसी में जो लाइसोसोम होता है नहीं पाया जाता है तो अतः आरबीसी पूरी जो आरबीसी है हमारे उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ऐसा कौन सा सेल है जो कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो आरबीसी में हमारा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा में जाता है आरबीसी यदि डेड होता है तो वो कहाँ जाते हैं प्लीहा में जिस कारण से स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आरबीसी का जो कब्र कहा जाता है स्प्लीन को कहा जाता है तो आरबीसी डेड होने के बाद कहाँ जाते हैं तो स्प्लीन में जाते हैं ठीक है अब हम लोग आते हैं सेंट्रोसोम के बारे में सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे अभी ठीक है देखिए सेंट्रोसोम इसको हम लोग तारककाय भी कहते हैं ठीक है देखिए सेंट्रोसोम तारककाय यह एक कोशिका विभाजन करता है इसको सेल डिवीजन करता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसा कौन सा सेल का भाग है जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है तो सेंट्रोसोम यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है जैसा कि मैंने बताया आप लोग को स्टार्टिंग में ही कि मस्तिष्क में हमारा सेल डिवीजन का कार्य नहीं होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो किस कारण से होता है तो सेंट्रोसोम के कारण से सेल डिवीजन होता है जिस कारण से तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है ठीक है यह केवल यह केवल जंतुओं में पाया जाता है हमारे प्लांट में सेल डिवीजन नहीं होता है मतलब कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ठीक है पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है मतलब कि हमारा सेंट्रोसोम की जगह वहां पर सेल प्लेट रहते हैं तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कोशिका में सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है तो आप लोग को पादप कोशिका में सेल डिवीजन किनके द्वारा होता है तो आप लोग को याद रखना है कि सेल प्लेट के द्वारा होता है सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था तो आप लोग को याद रखना है कि किन्होंने किया था बोबेरी ने किया था और आप लोग को लाइसोसोम का खोज किन्होंने किया डीडूबे ने किया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का खोज किन्होंने किया तो आप लोग को याद रखना है कि के आर पॉटर ने किया था ठीक है और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किन्होंने किया था तो आप लोग को एल्टमैन याद रखना है गोल्जी बॉडी का किन्होंने किया कैमिलो गोल्जी ने किया तो इस प्रकार से आप लोगों को सबका नाम याद रखना है कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक स्पिंडल
के निर्माण में भाग लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि माइटोटिक स्पिंडल के निर्माण में कौन कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण में भाग लेता है, ठीक है? माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण में भाग लेता है। तो आगे चलते हैं प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड्स जो हम लोग प्लास्टिड्स को जानेंगे। देखिए ये केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं। तो प्लास्टिड्स कहाँ मौजूद होते हैं? पादप कोशिका में। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट देखिए हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो लीव्स होते हैं, जितने भी लीव्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो हमारा प्लास्टिड्स कहीं न कहीं उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड का ही भाग है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है? तो तीनों का हम लोग भाग जानेंगे। देखिए क्लोरोप्लास्ट हरा रहता है और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, मान लें तो सफेद है, ठीक है? और क्रोमोप्लास्ट में होता है, ये हरे रंग को छोड़कर सभी रंग, विभिन्न रंगों का इसमें पाया जाता है, ठीक है? अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है, इन्हें क्या कहते हैं? इनको रसोई घर भी कहा जाता है कहीं न कहीं। प्रकाश संश्लेषण का साइट है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है या भोजन का निर्माण करता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसमें कि भोजन का निर्माण होता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। तो सेल का रसोई किन्हें कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट हम लोग देखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज प्लास्टिड होती है। प्लास्टिड होती है, यह जड़ तथा जो क्या होता है स्टोरेज प्लास्टिड होती है जो कि जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये एक तरह से स्टोरेज करता है, सारे चीज को स्टोर करता है, ठीक है। वर्णित लवक हम लोग क्रोमोप्लास्ट जो कि रंग प्रदान करता है, जैसे कि हमारे टमाटर और मिर्च में क्या होते हैं? लाइकोपेज होते हैं। वहीं हमारे गाजर में कौन से होते हैं? कैरोटीन होते हैं। बिटोनिन किसमें होते हैं? हमारे चुकंदर में बिटोनिन होते हैं। और फलों का रंग जो पीला होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, इसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। आप लोग को ध्यान में रखेंगे कि चुकंदर का जो रंग होता है किन सेल के कारण होता है? तो प्लास्टिड्स के कारण था। कौन सा प्लास्टिड? तो हमारे क्रोमोप्लास्ट के कारण। और क्रोमोप्लास्ट में यदि नाम लिया जाए तो उनमें कौन-सा होता है? उन्हें बीटानोन पाया जाता है, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं राजधानी। देखिए ये आप लोग का लास्ट स्लाइड है। अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार से हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहते हैं। चलिए हम राजधानी देखते हैं, वैक्यूल्स देखते हैं। ये निर्जीव जलाशय होते हैं, ये चारों ओर से घिरे होते हैं, ठीक है? राजधानी जो वैक्यूल्स होते हैं, ये निर्जीव जलाशय होते हैं, ये चारों ओर से घिरे होते हैं। यह टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से बना होता है, यह एक लंबा बहुलक होता है, ठीक है? ये टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से बना होता है। किस झिल्ली से बना होता है? टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से। ये बहुत लंबा बहुलक होता है। वर्णक एंथोसायनिन कोशिका राजधानी में मौजूद होता है जो फूलों को रंग प्रदान करता है। एंथोसायनिन जो कोशिका होता है राजधानी में मौजूद होता है जो कि फूलों को एक रंग प्रदान करता है। तो आप लोग को यहाँ से पूछा जाएगा कि रंग का जो रंग प्रदान होता है वो किस कारण से होता है? वैक्यूल में एंथोसायनिन कोशिका जो है होती है राजधानी में मौजूद होती है जो कि फूल को रंग प्रदान करते हैं। यह एक विषाक्त उपापचयी को अपशिष्ट में संग्रहित करता है और परासरण नियमन में मदद करता है, ठीक है? और उसके बाद देखिए यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। तो इसमें देखिए वैक्यूल में क्या होता है? हमारे जल को स्टोर करके रखता है। ये जंतु का छोटा होता है, ये जंतुओं में छोटा होता है। वैक्यूल जो होता है एक जंतुओं में छोटा है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। तो वैक्यूल का साइज यदि पूछा जाए तो जंतुओं में कितना होता है? छोटा होता है और पादप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है? अब हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का खोज जो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस का खोज किया था। रॉबर्ट हुक इनकी मृत कोशिकाओं का खोज किए थे, ठीक है? इनके 4 आधार हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यू न्यूक्लियस फिर उसके बाद क्रोमैटिन सामग्री। इनके 4 भाग हैं जो कि एक तो और उसके बाद सामग्री और न्यूक्लियस प्रोटीन और आरएनए से भरपूर होता है। यह सभी सामग्री एक परमाणु झिल्ली द्वारा ढकी होती है, ठीक है? क्रोमेटिन कोशिका का क्रोमेटिन कोशिका का नियंत्रक केंद्र है क्योंकि यह क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है? तो आप लोग को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आज आप लोग का ये पूरा हुआ। आगे हम लोग कल क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और चैनल पे नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।